आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम स्थायी समितियों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर अधिनियम की हम बात करते हैं तो पंचायती राज अधिनियम 1992 की धारा 46 के अंतर्गत 5वें अध्याय में पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में वर्णन है। धारा 46 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बताता है और धारा 47 जो है जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बताता है। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों में बहुत सारी बातें एक जैसी, तो अगर आप एक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझने में आसान हो जाएगा। अधिनियम के आधार पर स्थायी समितियों की संख्या मैक्सिमम 5 हो सकती है, यानी अधिकतम ग्राम पंचायत के अंतर्गत 5 से अधिक समितियों की स्थापना नहीं की जा सकती है। लेकिन वहीं पर अगर हम जनपद में पहुंचते हैं या जिला पंचायत में पहुंचते हैं तो जनपद में अतिरिक्त कलेक्टर या कलेक्टर के पूर्वानुमति से और जिला पंचायत में कलेक्टर की पूर्वानुमति से अगर आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में वहां उन पंचायतों में 5 से अधिक समितियों की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत यानी सरल भाषा में हम कहें धारा 46 के अंतर्गत हम अधिकतम जो है केवल और केवल 5 स्थायी समितियों के निर्माण की बात कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की जो स्थायी समितियां हैं, उन 5 प्रकार की स्थायी समितियां हैं सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण और विकास समिति, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, कृषि राजस्व वन समिति, ग्राम गौठान समिति। इन 5 प्रकार की समितियों में ग्राम गौठान समिति पहले स्थापित नहीं था। माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस ग्राम गौठान समिति की स्थापना का प्रावधान संशोधन करके अधिनियम में जोड़ा गया। उसके पहले भी 5 समिति काम कर रही थी, लेकिन कुछ समितियों को मर्ज करके कृषि राजस्व और वन समिति बनाया गया 2019 से और ग्राम गौठान समिति बनाया गया 2019 से। यहां पे आपको थोड़ा समझना है इस चीज को कि किसी भी समिति में, इस बात को भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी भी समिति में एक अगर समिति बने तो उस समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या 4 होती है। जब आप जनपद या जिला पंचायत पहुंचेंगे तो वहां जो स्थायी समितियां बनेंगी वहां पर अधिकतम का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है, वहां मिनिमम का कॉन्सेप्ट रखा गया है। वहां मिनिमम एक समिति में 3 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत एक छोटे क्षेत्र में काम करती है, इसीलिए यहाँ पर वार्ड में लोगों की संख्या अधिक नहीं है। सब्जेक्ट भी उसके कंपेयर में सब्जेक्ट तो कमोवेश बराबर ही हैं, तो उसे उसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या का लिमिटेशन डाल दिया गया है। क्योंकि एक वार्ड में हम जानते हैं कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 सदस्य ही हो सकते हैं। इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और किसी भी कंडीशन पे जो एक पंच होगा वो मैक्सिमम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, 2 से अधिक समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति होती है वो है सामान्य प्रशासन समिति। आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार के इनके काम होते हैं, लेकिन पहले इस बात को समझ लेते हैं कि जो 2 प्रकार की समिति है, एक समिति है, ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रशासन समिति। ये जो सामान्य प्रशासन समिति, आपको इसको ध्यान रखना है। और ये तीसरे नंबर की जो समिति है, शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति। तो जो सामान्य प्रशासन समिति होगा, उस सामान्य प्रशासन समिति का जो सभापति होगा, ध्यान रखना इस चीज को आप, ये जो सरपंच होगा, सरपंच इस सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होगा। और केवल पदेन सभापति ही नहीं होगा, बल्कि वो 4 में से कंपलसरी एक सदस्य के तौर पर क्या होगा? नियुक्त होगा। ये 2 चीजें बहुत ध्यान से समझनी है आपको। जो सामान्य प्रशासन समिति की जब हम बात करते हैं तो इस सामान्य प्रशासन समिति में टोटल जो 4 सदस्य होंगे उसमें सरपंच का चुना जाना कंपलसरी है। पहला बिंदु। जो दूसरा बिंदु है
कि सामान्य प्रशासन समिति का जो सभापति होगा वो सरपंच ही होगा। इसका तात्पर्य यह है, आप आगे जब इन पांचों समिति के बारे में समझेंगे तो जो सेकंड नंबर की समिति है उसे भी आपको जानने को मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति। इसका जो सभापति होगा, यहां पर ध्यान रखिए इस चीज को, सभापति और अध्यक्ष में अंतर है। इसका जो सभापति होगा वो होगा उप सरपंच, यानी उप सरपंच, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को आपको, जो उप सरपंच होगा वो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का क्या होगा, सभापति होगा। दो चीजें ध्यानपूर्वक समझनी है, पहले सभापति और एक याद रखना है आपको, अध्यक्ष। जो 5 प्रकार की समिति आप देख रहे हैं, इन सभी समितियों की अध्यक्षता सरपंच ही करेगा। मैंने अध्यक्षता की बात की है, अध्यक्षता सरपंच ही करेगा। पांचों समिति की अध्यक्षता, मैंने सभापति के बारे में बात नहीं की है, सभापति अलग शब्द है और अध्यक्ष अलग है। पांचों समिति की कंपलसरी अध्यक्षता करने का जिम्मेदार सरपंच होगा, सर्वे सर्वा होगा। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, सभापति का काम क्या है? जो पंचायत की समितियां किस तिथि को बैठेंगी और किस स्थान पर बैठेंगी, इसका निर्धारण करने का जिम्मा पंचायत के उस संबंधित समिति के सभापति को होगा। इन सरल भाषा में कहा जाए, सभापति का काम केवल स्थान और दिनांक तय करना है कि इस तिथि को इस जगह पर समिति की बैठक होगी। सभापति का दायित्व सिर्फ केवल इतना है, लेकिन पांचों की पांचों समितियों की अध्यक्षता करने का दायित्व कंपलसरी जो है सरपंच का होगा। अब यहाँ सामान्य प्रशासन समिति की जब हम बात करते हैं तो इस सामान्य प्रशासन समिति में आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सरपंच इसका क्या होगा, एक सदस्य होगा और इसमें केवल 3 अन्य सदस्य चुने जाएंगे। अब इसी चीज को आप यहां पहुंच जाइए, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति की हम बात करेंगे तो जो उप सरपंच होगा, ये उप सरपंच कंपलसरी तौर पर सभापति के तौर पे काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता तो सरपंच ही करेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सभापति के तौर पर जब वो काम करता है, ध्यान से समझना इस चीज को, जब सभापति के तौर पर काम करेगा तो उस समिति में वो चुना जाएगा। हो सकता है कि उप सभापति, उप सरपंच को इस तीसरे नंबर की शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति में हो सकता है कि ना भी चुना जाए, लेकिन कंपलसरी सभापति के तौर पर काम करने की जिम्मेवारी किसकी होगी, उप सरपंच की होगी। ये 2 बिंदु बहुत अच्छे से समझना है। तीसरा जो बिंदु है, इन दोनों समितियों के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, एक तो सामान्य प्रशासन समिति और एक शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इसके जो भी सभापति होंगे, यानी इसके लिए सरपंच और इसके लिए उप सरपंच, इस पद से त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं। इस शब्द का क्या मतलब है? पहली बात, सरपंच सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होगा, इसके लिए पदेन शब्द प्रयोग किया गया है, और उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होगा। सभापति की जगह इन दोनों के लिए यहां पदेन सभापति शब्द प्रयोग किया गया है। पदेन, एक्स ऑफिसो किसे कहा जाता है? एक पद पर रहते हुए अगर उसे दूसरे पद की जिम्मेवारी सौंप दी जाती है, वो पदेन कहलाता है। जैसे भारत के संविधान में आप जानते हैं इस चीज को, कि भारत का संविधान ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी अगर हम उपराष्ट्रपति को जब उसके पद से हटाते हैं निश्चित विहित प्रक्रिया लगा करके, तो ऑटोमेटिक राज्यसभा का पदेन सभापति का पद रिक्त हो जाता है। हमारे संविधान में कभी भी राज्यसभा के सभापति को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि तो पदेन सदस्य है, निर्वाचित होकर नहीं आए हैं, निर्वाचन उसका उपराष्ट्रपति के रूप में हुआ है। तो हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान उपराष्ट्रपति के लिए, जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर हट जाते हैं तो डायरेक्टली वो पद समाप्त हो जाता है। यानी इसका मतलब है राज्यसभा के सभापति को उनके पद से कभी भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि निर्वाचित है नहीं वहां पे, उनको तो एक पद की जिम्मेदारी अलग से दी गई है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। सरपंच सरपंच के रूप में निर्वाचित होकर आया है, उप सरपंच के रूप में निर्वाचित होकर आया है। सरपंच और उप सरपंच होने के साथ साथ उनको एक
और पद की जिम्मेवारी दे दी गई है। इसीलिए सभापति यानी सामान्य प्रशासन समिति के सभापति जो सभापति होंगे इस पद से त्यागपत्र नहीं दे सकते, और वही यहां का जो सभापति है इस पद से त्याग नहीं दे सकता। उदाहरण ले लीजिए कि अगर जैसे कोई दूसरी समिति अपन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक पंच को कृषि राजस्व और वन समिति का सभापति चुना गया है, तो चाहे तो सभापति अपने पद से क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। तो हम कहेंगे कि कृषि राजस्व और वन समिति के सभापति ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हम कभी भी ये नहीं कर सकते, संवैधानिक तौर पर यह शब्द आपको रिटर्न में या मौखिक भी सुनने और लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि सामान्य प्रशासन समिति का सभापति ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अगर सरपंच अपने पद से इस्तीफा देता है, सरपंच को रिकॉल लगा करके, विश्वास प्रस्ताव लगा करके या धारा 40 का प्रयोग करके हटा दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक सभापति का पद अपने आप वहां समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक पंच मैक्सिमम 2 समिति के सदस्य बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमको ये भी समझना पड़ेगा, एक समिति में मैक्सिमम 4 सदस्य हो सकते हैं। कार्यकाल कैसा है, हालांकि जनरली आपको बुक वगैरह में इस चीज को देखने को मिलता है कि स्थायी समितियों का कार्यकाल 5 साल होता है करके। ये व्यवहार में हम 5 साल बोल देते हैं, लेकिन अधिनियमित जो शब्द हम प्रयोग करेंगे इसके लिए हम प्रयोग करेंगे पंचायत के कार्यकाल तक, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल लगभग 5 साल होता है, तो स्थायी समिति वहां बैठती है। आप इस बात की कल्पना कर लीजिए कि कोई एक पंचायत बनी हुई है और पंचायत के सरपंच को किसी कारणवश उनके पद से हटा दिया गया, और रिकॉल से अगर सारे जो उस वार्ड के पंच हैं उनको भी हटा दिया गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि पंचायत जो है पूरी समाप्त हो गई। तो ऐसी अवस्था में नई पंचायत का जब गठन होगा तो उसके बाद फिर क्या होगी, नई स्थायी समितियां बनेंगी। भाई आपके पास अगर एक वार्ड है, उस वार्ड में अगर 10 पंच है, केवल छोटा सा जनसंख्या है, 10 पंच है, एक सरपंच है, 11 लोग हैं। अब 11 में से अगर अधिकांश लोग ने इस्तीफा दे दिया या किसी कारण से उनको उनके पद से रिमूव कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि स्थायी समिति किस तरीके से स्थापित होगी, बनेगी ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जब तक वो पंचायत स्थिर है या पंचायत अपने कार्यकाल तक बनी हुई है, तब तक पंचायत के कार्यकाल तक स्थायी समिति का कार्यकाल होगा। लेकिन सामान्य अर्थों में जनरली ऐसा बहुत कम देखने और होने को मिलता है, इसलिए बुक वगैरह में इसे 5 साल ही ले लेता है। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन आएगा तो अगर कहीं ऐसा शब्द दे दे, 5 साल भी दे दे और पंचायत के कार्यकाल तक दे दे, तो पंचायत के कार्यकाल को पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य प्रशासन समिति में एक सरपंच जो 3 सदस्य होंगे, टोटल 4 सदस्य होंगे। प्रत्येक समिति सम्मेलन में 2 विषय विशेषज्ञों को अधिकतम क्या कर सकती है, सलाह के लिए आमंत्रित कर सकती है। जैसे मान लीजिए शिक्षा समिति है, अब कोई एक पंचायत के अंतर्गत एक शिक्षक हैं जो बहुत लंबे समय से अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं और उनको गुण अनुभव है एक लंबे समय तक पढ़ाने का, और शिक्षा विशेषज्ञ भी हैं, वो अपडेटेड हैं, सरल भाषा में हम कहें तो समिति क्या कर सकती है, उनकी सेवा ले सकती है। 2 जो समिति बनी, जो शिक्षा समिति बनी, तो 2 विषय विशेषज्ञ, ऐसा हर विषय के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में भी 2 लोगों को या अन्य क्षेत्रों में भी 2 लोगों को, विषय विशेषज्ञ को आप समिति में जगह दे सकते हैं, क्योंकि वो सदस्य नहीं है और निर्वाचित भी नहीं है, एक प्रकार से निर्वाचित सदस्य नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए जब वोट देने की बात आएगी, समिति की जब बैठक होगी किसी विषय को लेकर के और जब वोटिंग होगी, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। यही प्रक्रिया जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है, शासकीय कर्मचारियों के लिए भी है। प्रत्येक समिति शासकीय कर्मचारियों को सलाह देने के लिए क्या कर सकती है, आमंत्रित। यहाँ भी अधिकतम 2 शासकीय कर्मचारियों को सलाह देने के लिए आमंत्रित कर सकती है। जैसे राजस्व समिति बन रही है, तो उस क्षेत्र में कोई आरआई साहब अगर एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और पंचायत से कहीं जुड़े हुए हैं व्यवहारिक तौर पर, तो उनकी सेवाओं लेने के लिए शासकीय कर्मचारी यानी आरआई साहब को भी क्या किया जा सकता है, पंचायत की स्थायी समिति में जगह दिया जा सकता है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वोट का अधिकार केवल किसको होगा, सदस्यों को होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
स्थायी समिति की अध्यक्षता मैंने पहले आपको समझाया, पांचों के पांचों समिति की अध्यक्षता करने का दायित्व सरपंच को होगा। अगर उस दरमियान सरपंच अनुपस्थित है तो उस अवस्था में उप सरपंच क्या करेंगे, स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे। चलिए उसके बाद बाकी जो समितियां बच गई, उन समितियों में सदस्यों की संख्या अगर हमको चुननी है तो उसके लिए एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा, और विशेष सम्मेलन में ग्राम पंचायत विशेष सम्मेलन बुलाएगी, और विशेष सम्मेलन में क्या होगा कि सदस्यों को आपस में विचार विमर्श करके अपने बीच में से ही सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, जब भी इस प्रकार का विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है और उस सम्मेलन में समिति के, उन स्थायी समिति के सदस्यों को और सभापति या फिर अन्य पंचों को जब चुनने की बात आती है तो उस अवस्था में जो निर्वाचन होगा, उस निर्वाचन का उपखंड अधिकारी राजस्व यानी अनुविभागीय अधिकारी, या सरल भाषा में हम कर सकते हैं एसडीएम। तो उपखंड अधिकारी राजस्व या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दंडाधिकारी भी बोल सकते हैं, एसडीएम बोल सकते हैं, कि उपस्थिति में ही निर्वाचन की प्रक्रिया जो है क्या होगी, पूरी होगी। प्रत्येक स्थायी सम्मेलन का सम्मेलन माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित होगा। ठीक है। और इस सम्मेलन की जब सूचना दी जाएगी तो इस सम्मेलन की सूचना ध्यान रखिएगा 3 दिन पहले पंचायत के सदस्यों को, स्थायी समिति के सदस्यों को, ठीक है, 3 दिन पहले अनिवार्य रूप से सूचना भेज दी जाएगी कि समिति की बैठक इस दिन होगी। ठीक है। गढ़ पूर्ति 50%, ऑप्शन में 50%, 50% प्लस, 50% माइनस, ऐसा करके कोई भी सवाल दे सकता है। अगर 50% बोला है तो आधा, आधा से अधिक नहीं, यानी कम से कम स्थायी समिति के आधे लोग उपस्थित हैं, तभी क्या होगा, वहां पर बैठक में काम आगे बढ़ाया जाएगा। तत्समय, इसको भी ध्यान रखिएगा, तत्समय सदस्यों की संख्या, तत्समय समिति का मतलब तत्समय सदस्यों की संख्या, 4 में से एक ने रिजाइन कर दिया अभी और वहां पर केवल 3 है, तो 3 में से आधा मतलब 1.5, 1.5 मतलब 2, या 4 है समिति में तो कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 लोग उपस्थित होंगे, तभी क्या होगी, गणपूर्ति मानी जाएगी और समिति की कार्यवाही को पूरी की जाएगी। अगर कभी गणपूर्ति नहीं हो पाती है किसी समिति की बैठक में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, गणपूर्ति अगर नहीं हो पाती है तो सम्मेलन क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार सम्मेलन की जाएगी तो दूसरे बार के सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन नए विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी। इस चीज को आपने ग्राम सभा में पहले भी पढ़ा है। उसी तरीके से निर्णय कैसे होगा, बहुमत के आधार पर, 4 लोग आए हुए हैं तो 4 का आधा। ठीक है। बहुमत तब होगा जब आधा से अधिक होगा, यानी एक प्रकार से हम कर सकते हैं, बहुमत के आधार पर 4 लोग आए हैं, 3 लोग अगर हाँ कहेंगे तब क्या होगा, बात बनेगी, तो 50% प्लस होना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, टाई हो जाती है, तो जो अध्यक्षता कर रहा है उस अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, है ना, अगर टाई हो जाती है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, निर्णायक वोट देगा। ना सरल भाषा में कहेंगे तो सरपंच, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच निर्णायक वोट दे करके, ठीक है, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। सामान्य प्रशासन समिति में सरपंच वोट देगा, तो हमने पहले ही समझ चुका है कि सामान्य प्रशासन समिति में 3+1 की वोटिंग होगी, उसमें सरपंच का वोट भी होगा। ठीक है। चलिए, ये सामान्य जो प्रशासन समिति की हम बात कर रहे हैं, तो सामान्य प्रशासन समिति में किस प्रकार से चीजें रिलेट होंगी, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीजें और समझ लीजिएगा, जैसे यहां तो हमने पहली जो समिति हमने पढ़ी, ये वाली समिति सामान्य प्रशासन समिति, उस सामान्य प्रशासन समिति का विषय क्या होंगे इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन जो सेकंड वाली समिति है, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, ठीक है, तो इसमें 2 चीजें समझ लीजिएगा कि इसका जो सचिव होगा वो ग्राम सचिव की बजाय कौन होगा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम, इनको ग्राम सचिव के रूप में क्या किया जाएगा, मतलब सचिव के रूप में वहां नियुक्त किया जाएगा। ठीक है।
चलिए ठीक है, ये हो गया धारा 46 का आरंभिक। अगली जब कक्षा होगी तो उस अगली कक्षा में हम लोग इन स्थायी समितियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी समिति जो है किस तरीके से काम करती है, और जब वो खत्म होगा तो उसके बाद धारा 47 शुरू करेंगे।